नमस्कार सभी को। आज हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम इससे पहले भारतीय संविधान के भाग पढ़ चुके हैं, 22 भागों का विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। आज हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों को पढ़ेंगे और शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से। शायद आपको एक दो बार वीडियो देखने पर अभी याद हो जाएंगी। एक बार मन लगा करके और क्रम से बिना स्किप की हुई वीडियो को देखना, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। और एक बात आपको याद दिला दूं, कल भी मैंने कमेंट्स बॉक्स में बताई थी कि आपको कि मेरी पंचायत के आसपास के जो भी गांव ढाणियों के जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, अगर पढ़ना चाहते हैं तो हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी के लिए हर संभव प्रयास करूंगा मैं। वो सुबह 8 बजे ट्यूशन सेंटर पर निःशुल्क क्लासें लेने आ सकते हैं। मैं एक बार फिर याद दिला दूं, निःशुल्क क्लासें लेने आ सकते हैं। तो देखिए, हम भारतीय संविधान की अनुसूचियां, भारतीय संविधान की अनुसूचियां पढ़ने वाले हैं। और एक बार ओवर रिव्यू करके आपको याद दिला दूं कि भारतीय संविधान में जब मूल संविधान बना उस समय 395 तो आर्टिकल थे, यानी अनुच्छेद थे, और 22 भाग थे। 22 भाग थे। और मैंने आपको भाग वाले चैप्टर में बताया था कि 25 भाग कैसे हुए, कि भाग 4 कै जोड़ा गया, भाग 7 हटा दिया गया, भाग 9 हटाया था फिर पुनः जोड़ा गया, भाग 9 ए जोड़ा गया, भाग 9 बी जोड़ा गया, और भाग 14 ए जोड़ा गया। इस प्रकार 25 भाग होते हैं, लेकिन संख्या में 22 ही है। और शेड्यूल्स की बात करें तो भारतीय संविधान में अनुसूचियां 8 थी, और वर्तमान में 4 बढ़ करके कुल 12 हो गई हैं। ध्यान रखना किस किस प्रकार बढ़ी है, कैसे कैसे कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, उन सभी की चर्चा हम विस्तार से करेंगे हम। तो ध्यान से देखना, पहले तो मैं 1 से लेकर के 6 अनुसूचियों को शॉर्ट ट्रिक्स से याद करने के ट्रिक्स बताता हूं आपको। एक शब्द होता है हमारे SPORTS, स्पोर्ट्स के माध्यम से, इस शब्द के माध्यम से आप 6 अनुसूचियां बड़ी सरलता से याद कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, एस का मतलब पहली अनुसूची की बात करें तो पहली अनुसूची एस मतलब स्टेट। अब बात आई स्टेट, आप शायद ये सोचोगे कि हरियाणा, राजस्थान, गुजरात ऐसे स्टेट। राजनीति विज्ञान में स्टेट यानी राज्य उसे कहा जाता है जिसके पास में जनसंख्या हो। आप कहेंगे कि हरियाणा के पास भी जनसंख्या है, राजस्थान के पास भी जनसंख्या है। भूभाग हो तो भूभाग भी है, और सरकार हो तो आप कहेंगे सरकार भी है। तो चौथा अंग और होता है, वो होता है सॉवरेंटी यानी संप्रभुता। राजनीति विज्ञान में राज्य उसे कहते हैं जिसके पास ये चारों चीजें हों, यानी राज्य के 4 अंग होते हैं। तो संप्रभुता नहीं है राजस्थान के पास, हरियाणा, गुजरात के पास, जो भी राज्य हम बोलते हैं व्यवहार में, इनके पास सॉवरेंटी यानी संप्रभुता नहीं होती है, क्योंकि इनको आदेश देने के लिए केंद्र सरकार यानी भारत सरकार होती है, उसके आदेशों का पालन करना होता है। और संप्रभुता का मतलब यही होता है कि जिस राज्य सरकार को या जिस सरकार को कोई अन्य शक्ति आदेश ना दे, अन्य शक्ति के कानूनों का पालन नहीं करे, वह राज्य संप्रभु राज्य कहलाता है। तो भारत एक संप्रभु राज्य है, तो भारत को कहेंगे राज्य। तो पहली अनुसूची में भारत का उल्लेख है, यानी कि भारत एक संप्रभु है, राष्ट्र है, उसका उल्लेख है। तो यानी कि व्यवहार में बात करें तो राज्य मतलब भारत का उल्लेख है, तो मतलब 28 तो राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज हैं। इन सभी का उल्लेख पहली अनुसूची में है। यानी कोई भी नए राज्य का निर्माण करेंगे या नए राज्य का प्रवेश करेंगे तो उसके लिए पहली अनुसूची में संशोधन करना होता है। दूसरी अनुसूची में पी मतलब पद, ट्रिक कोड बनाएंगे व्यवहार में, पी से अंग्रेजी नहीं बनेगी, पी से मतलब पद, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख है। वेतन भत्तों का उल्लेख है, ध्यान रखना। दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, नियंत्रक, महालेखा परिषद, महान्यायवादी, इन सभी पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख दूसरी अनुसूची में है।
अब दो की बात कर चुके हैं हम, तीसरा है ओ से ओथ। ओथ का मतलब शपथ, ध्यान रखना। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि तीसरी अनुसूची तीन ही शब्द हैं शपथ, तो यानी ओथ शपथ का उल्लेख है तीसरी अनुसूची में। विभिन्न पदाधिकारी हैं जो भी हैं, ध्यान रखना, एक तो राष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति और एक राज्यपाल। इन तीनों पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख इनसे संबंधित अनुच्छेदों में है। बाकी सभी पदाधिकारियों का, जैसे कि संसद के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य, इन सभी की शपथ का उल्लेख कहां पर है? तीसरी अनुसूची में। यानी उनकी प्रोसेस क्या होगी, उनको कौन शपथ दिलाएगा, शपथ के अंतर्गत किस बात की शपथ लेंगे, इन सब का उल्लेख तीसरी अनुसूची में है। ध्यान रखना इस बात को। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है, इनका उल्लेख इनसे संबंधित अनुच्छेदों में है, ये ध्यान रखना है। चौथी अनुसूची की बात करें तो 3 कर चुके हैं हम। एस से स्टेट यानी भारत का उल्लेख, दूसरी में पी मतलब पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, ओ से ओथ यानी शपथ का उल्लेख, आर से राज्यसभा, आर से राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन, इस प्रकार से आर से याद रखना है राज्यसभा। या ऐसे भी याद कर सकते हैं, चौथी अनुसूची तो 4 शब्द हैं, तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सभा किसकी होती है? जब 4 लोग इकट्ठे हो जाए तो उनकी सभा कहते हैं व्यवहार में, कि 4 इकट्ठे हो गए, सभा बना ली। तो इस प्रकार चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों का आवंटन है, यानी किस राज्य को, किस केंद्र शासित प्रदेश को कितनी सीटें मिलेंगी संसद में, राज्यसभा सदन में, इस प्रकार का वर्णन है। और आपको याद दिला दूं मैं आपको कि ये सब प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है राज्यसभा में। अब 4 शब्दों का उल्लेख कर चुके हैं हम। एस स्टेट यानी भारत का, पी पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, ओ ओथ यानी शपथ, शपथ में 3 शब्द यानी तीसरी सूची में, आर राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन मतलब राज्यसभा में 4 शब्द चौथी अनुसूची, या राज्यसभा सभा मतलब 4 लोगों की सभा यानी चौथी अनुसूची। अब टी से आपको एक कूट बनाना है कि कैसे एससी और एसटी के विशेष उपबंध किए गए हैं। एसटी और एससी के लिए इनको परिभाषित किया गया है कि ये एससी और एसटी कौन है, यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। कई लोगों को व्यवहार में ये भी नहीं पता होता कि एससी कौन होते हैं और एसटी कौन होते हैं। ध्यान रखना, शेड्यूल कास्ट यानी कि भारतीय अधिनियम जो 1935 का है उसके अंतर्गत शेड्यूल कास्ट को परिभाषित किया गया है। और इसी प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 में भी एससी और एसटी को परिभाषित किया गया है। यानी राष्ट्रपति के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि कौन सी जाति एससी कैटेगरी में होगी, कौन सी एसटी कैटेगरी में होगी। और ध्यान रखना, एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब, जिन्हें हम व्यवहार में आदिवासी के तौर पर निर्धारित करते हैं, यानी जो जंगलों में निवास करते हैं और जिनका विशेष कल्चर होता है, विशेष प्रथाएं, विशेष प्रकार के रीति रिवाज होते हैं, उनको संरक्षित करने के लिए उन्हें विशेष प्रावधान किए गए हैं 5वीं अनुसूची में। एसटी, टी 5वां शब्द है, तो एसटी और एससी के लिए विशेष उपबंध। अब इसी प्रकार इसे हम उल्टा पढ़ेंगे तो क्या बन रहा है? एसटी। तो छठी अनुसूची में क्या हो जाएगा? छठी में एसटी के लिए विशेष उपबंध कर रखें, यानी अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष उपबंध कर रखें किसी निश्चित राज्यों के लिए। कौन कौन से राज्यों के लिए? तो ध्यान रखना, आपको मैं ट्रिक 2 बताता हूं यहां पर कौन कौन से राज्य हैं। एक तो आप याद रखेंगे AM/TM। आप AM/PM ध्यान रखते हैं कि AM सुबह का घड़ी में बजने को कहते हैं, PM शाम की बजने को कहते हैं। तो यहाँ P को हटाना है, T लगाना है, तो AM/TM से याद करना है। A मतलब असम राज्य के लिए उपबंध किए गए हैं, M मतलब मेघालय राज्य के लिए उपबंध किए गए हैं, T मतलब त्रिपुरा राज्य के लिए उपबंध किए गए हैं, और M मतलब मिजोरम राज्य के लिए उपबंध किए गए हैं। ये पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं जिन 4 राज्यों को विशेष संरक्षण, उनके लिए राज्यपाल के पास में विशेष शक्तियां होती हैं अनुच्छेद 371 के अंतर्गत, जिसमें वहाँ के आदिवासी जनजातियों के लिए विशेष मंत्री नियुक्त कर सकता है राज्यपाल, उनके लिए विशेष प्रकार के ट्रिब्यूनल गठन कर सकता है राज्यपाल,
विशेष उपबंध किए गए हैं वो है छठी अनुसूची में, एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए। यहाँ थोड़ा सा एक आपको संशय या संदेह हो सकता है कि पूर्वोत्तर राज्य में मणिपुर भी होता है, तो एम से आप मणिपुर ना बना दें। इसके लिए आपको एक और सूत्र ध्यान रख सकते हैं आप, अमी मैत्री, अमी मैत्री। अब मणिपुर का नाम नहीं आएगा, ऐसे असम, मी से मिजोरम, मे से मेघालय, ती से त्रिपुरा। तो अमी मैत्री यानी 4 राज्यों के लिए। कई बार ऐसे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत ऐसे प्रश्नों में बहुत ज़्यादा संदेह हो जाता है वहाँ पर हम कि कौन सा है या कौन सा नहीं है। प्रश्न ऐसे बनेंगे कि जैसे प्रश्न आ गया कि छठी अनुसूची में किन राज्यों की जनजातियों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, और 4 ऑप्शनों में 4-4 राज्यों के नाम हो, और किसी में 1 नाम दे दें, किसी में 2 नाम दे दें, किसी में 3 नाम दे दें, किसी में 4 नाम दे दें। जिसमें 1 नाम दिया उसमें 3 नाम अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के नाम दे दें। जैसे कि वहाँ पर पता आपको कि अरुणाचल प्रदेश भी है, मणिपुर भी है, और अन्य राज्य जैसे सिक्किम भी है, उनके नाम दे दे बीच बीच में, तो चक्कर में पढ़ सकते हैं हम कि कौन सा ऑप्शन सही आएगा। अगर हमें ये सूत्र याद है AMTM या अमी मैत्री, तो हम आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं जिसमें भी अमी मैत्री, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा नाम मिलेंगे, वो ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये 6 अनुसूचियां थी। एक बार पुनः दोहरा दूं मैं आपको। एस स्टेट यानी भारत राज्य का उल्लेख है, पी मतलब विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख है, ओ मतलब ओथ शपथ यानी शपथ में 3 शब्द यानी तीसरी सूची में शपथ का उल्लेख है। किसकी शपथ का उल्लेख नहीं है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है। और मतलब राज्यसभा में 4 शब्द है, मतलब चौथी अनुसूची, यानी कि चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। और एस यानी टी है तो यानी ST SC का विशेष उपबंध है इसमें। और छठी में स्पेशल है 4 राज्यों का, अमी मैत्री यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब हम बात करते हैं 7वीं अनुसूची से। तो 6 अनुसूचियां याद करने का ये फार्मूला था स्पोर्ट्स। अब 7वीं अनुसूची से शुरू करते हैं हम। ये है 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची के तहत ध्यान रखना आपको कि विषयों का विभाजन कर रखा है। आपने बहुत बार सुना होगा कि शक्तियों का विभाजन या विषयों का विभाजन, कि भारतीय संविधान तो बन गया, संवैधानिक सरकार तो बन गई है, आपको पता होना चाहिए भारत एक संघात्मक राज्य है। और संघात्मक राज्य उसे कहते हैं जहाँ पर केंद्र और राज्य सरकारें अलग अलग होती हैं। अब ऐसे में केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है, तो कौन सा ऐसा विषय या ऐसी शक्ति जिसके ऊपर राज्य कानून बनाए या संघ कानून बनाए, तो ऐसे में दोनों में विवाद हो सकता है। तो ऐसे में भारतीय संविधान की अनुसूचियों के तहत 7वीं अनुसूची में उनके विषयों का विभाजन कर रखा है 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। एक तो होती है यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची। कौन सी सूची? संघ सूची। तो संघ सूची पर कानून कौन बनाएगी? यूनियन या मतलब केंद्र सरकार। एक होती है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट नाम से हो रहा है, व्यवहार में जो हम राज्य बोलते हैं यानी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, ऐसे। स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची। तो राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगी? राज्य सरकारें। और एक होती है कॉन्क्रीट लिस्ट। कॉन्क्रीट लिस्ट, इसके कहते हैं हिंदी में समवर्ती सूची, यानी समवर्ती सूची। देखो सम हो रही है, सम मतलब समान, दोनों ही समान रूप से इस पर कानून बनाएंगे। तो संघ सूची में पहले 97 विषय थे, वर्तमान में पूछे तो 100 विषय हैं। ध्यान रखना, वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। उदाहरण के तौर पर बताऊं मैं आपको, जैसे मुद्रा है, बैंकिंग है, रेलवे है, आणविक है, पेट्रोलियम है, ऐसे विषय जैसे जनसंख्या है, ये सब किसमें है? संघ सूची में। तो आपको पता है कि राज्य कोई गणना नहीं करते हैं जनसंख्या का। आपको व्यवहार में उदाहरण देख सकते हैं आप कि जनसंख्या का जनगणना कौन कराता है? केंद्र सरकार करवाती है। और राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में प्रारंभ में 66 विषय थे, फिर 42 से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इससे 4 विषय हटा करके और समवर्ती और संघ सूची में जोड़ दिए गए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि पहले शिक्षा राज्य सूची में था, उसे हटा करके समवर्ती में जोड़ दिया गया 42 से संविधान संशोधन के द्वारा। तो वर्तमान में इसमें 62 विषय हैं, ध्यान रखना। जैसे पुलिस है, भूमि सुधार है,
ये सब ऐसे जो हैं कृषि संबंधित, बिजली पानी से संबंधित जो भी विषय हैं वो है राज्य सूची में। और तीसरा जो समवर्ती सूची है इसमें प्रारंभ में 47 थे, लेकिन वर्तमान में इसमें बढ़कर कितने हो गए, 52 विषय हो गए हैं। कितने हो गए, 52 विषय हो गए हैं। और एक अन्य सूची और है जिसको बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां या अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय होती है वो केंद्र सरकार के पास होती है, लेकिन ध्यान रखना संविधान में संसद का उल्लेख किया गया है, तो व्यवहार में संसद मतलब संघ सरकार, तो संघ सरकार के पास होती है अवशिष्ट शक्तियां, यानी कि वे शक्तियां जो इन सूचियों में वर्णित नहीं है, जो आने वाले समय में आ सकते हैं ऐसे विषय जो इनमें वर्णित नहीं है, वो अवशिष्ट शक्तियां होंगी या अवशिष्ट विषय होंगे जो किसके पास होगी, उन पर शक्ति कानून बनाने की संघ सरकार के पास यानी संसद के पास। तो एक उदाहरण देके बताऊं मैं आपको ऐसा कि पहले जब संविधान बना तो उस समय इंटरनेट या साइबर जैसा कोई विशेष प्रकार का विषय नहीं था। वर्तमान में इंटरनेट की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है, तो साइबर कानून विषय जुड़ा है इसमें, तो ये इस पर कानून कौन बनाएगी, संघ सरकार बनाएगी, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो याद रहेगा आपको शक्तियों का विभाजन, विषयों का विभाजन कर रखा है किसमें, 7वीं अनुसूची में। अब बात करते हैं 8वीं सूची की, 8वीं अनुसूची की। 8वीं में है भाषा, या यूं कहें राजभाषा का उल्लेख है। जैसे हमने भारतीय संविधान के 17 भाग में भी उल्लेख किया था, अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का उल्लेख है। वे भाषाएं यानी जिनको भारतीय संविधान की अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, इससे यानी ऐसी भाषा जो अनुसूची में शामिल है, इससे क्या फर्क पड़ता है, व्यवहारिक बात तो ये है, फर्क ये पड़ता है कि विश्वविद्यालय स्तर पर उसकी पढ़ाई शुरू हो जाती है, पीएचडी में शोध शुरू हो जाती है, उसके लिए विशेष प्रकार का संरक्षण मिल जाता है, तो ये सारे कारण होते हैं अनुसूची में शामिल होने का। तो देखिए प्रारंभ में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, और वर्तमान में ये बढ़कर के 6 बढ़कर के कितनी हो गई है, 22 हो गई है। ध्यान रखना वर्तमान में भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये संवैधानिक भाषाएं हैं। और आपको व्यवहार में याद दिला दूं कि जो 6 भाषाएं जो बढ़ाई गई है वो कैसे कैसे बढ़ी है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, पहले एक बढ़ी थी 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। ध्यान रखना 21वें संविधान संशोधन के द्वारा एक भाषा बढ़ाई गई, वो थी सिंधी। पहले सिंधी भाषा जोड़ी गई, फिर 3 जोड़ी गई। कितनी, 3। कैसे कैसे जोड़ी गई ध्यान रखना, एक तो मणिपुरी, एक जोड़ी गई कोंकणी, एक विदेशी भाषा नेपाली, विदेशी तो नहीं है, बिहार उत्तर प्रदेश के सीमाई क्षेत्रों में बोली जाती है, तो एक है नेपाली। ये 3 भाषाएं जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। ध्यान रखना 71वें संविधान संशोधन के द्वारा ये सिंधी भाषा जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसके बाद में 4 जोड़ी गई, 1 3 4, ऐसे ध्यान रखना है, पहले 1 फिर 3 फिर 4। 4 कौन कौन सी जोड़ी गई, तो इनके लिए आपको सूत्र ध्यान रखना, क्योंकि वर्तमान की करंट की बात हो जाती है कि लास्ट में कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो वो था, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, गणित में सूत्र आता है बोर्ड मास या बीडीएमएस। ऐसे तो एक मेडिकल साइंस में कोर्स होता है बीएएमएस का, तो ऐसे ही बीडीएमएस भी ध्यान रख सकते हैं आप, या बोर्ड मास भी ध्यान रख सकते हैं। तो कौन कौन सी, 20 बो से बोडो, और डै से डोगरी, और एम से मैथिली, और एस से संथाली, बी से बोडो, डी से डोगरी, और एम से मैथिली, और एस से संथाली। ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। कब जोड़ी गई, 92वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 92वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है वर्तमान में। पहले 14 थी, 6 बढ़ाई गई, एक 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी,
3 71वें संशोधन के द्वारा, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, और 4 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस प्रकार से अब हम 9वीं अनुसूची की बात करें। नवीं अनुसूची तो ध्यान रखना, पहले 8 थी प्रारंभ में, मैंने आपको बताया कि पहले प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी और बाद में 4 जोड़ करके 12 हो गई। ये सॉरी, यहाँ पर 8 हो गई ना, एक भाषा सिंधी, 3 भाषा बाद में 71 में जोड़ी गई, तो 4 और 4 बाद में 92 में 8, 22 टोटल। तो ध्यान रखना इस बात को, ये थोड़ी सी त्रुटि हो गई है, क्षमा चाहूँगा इसके लिए। अब 9वें अनुसूची है जो पहले संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा जोड़ी गई, जो लैंड रिफॉर्म यानी भूमि सुधार जो कानून था। पता होना चाहिए आपको कि जब राजा महाराजाओं का भारत था स्वतंत्रता के बाद में 1947 के बाद में, तो जमीन जो भी खेती और भूमि थी वो बड़ी बड़ी जागीरदारों, जमींदारों के पास थी, और उसके लिए अब जो गरीब जो भारतीय जनता थी वो कृषि के माध्यम से अपना गुजारा कर सके, इसके लिए जो किसान जिस जमीन के ऊपर खेती कर रहा है वो जमीन उसी के तहत रजिस्टर कर दी गई। इस प्रक्रिया कहते हैं भूमि सुधार। तो भूमि सुधार कानून के लिए पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब आपको एक यहाँ पर व्यवहारिक बात बता दूं आपको कि आपसे कोई पूछेगा कि संविधान में संशोधन कौन कर सकता है, तो आपका साधारण सा जवाब होगा कि संसद कर सकती है। तो ध्यान रहे कि 1951 में पहला संशोधन हुआ है, जबकि संसद का गठन तो 17 मई 1952 को हुआ, क्योंकि 13 अप्रैल 1952 को तो लोकसभा गठन हुआ और 13 मई 1952 को राज्यसभा गठन हुआ। इनकी पहली बैठक यानी लोकसभा और राज्यसभा मिलकर ही संसद बनती है। तो ऐसे हुए 1952 में संसद की बैठक हो रही है, तो 1951 में पहला संशोधन हो गया। तो ध्यान रहे, आपको मैं याद दिला दूं कि जो हमारी संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, वो 2 प्रकार से कार्य कर रही थी। एक रूप में तो वह संविधान सभा के रूप में कार्य कर रही थी, तो संविधान का निर्माण कर रही थी। दूसरे रूप में जो कुछ विवाद, कंट्रोवर्सी हो रही है, डिस्प्यूट आ रहे हैं, उनके लिए संशोधन का काम कर रही थी, तो वह संविधान सभा थी, नहीं संसद के रूप में। तो जो संविधान सभा के रूप में काम कर रही है, तब तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। और जो संविधान सभा के सदस्य जब संसद के रूप में कार्य करते हैं, तब उसकी अध्यक्षता गणेश वासुदेव मावलंकर के द्वारा की जाती थी। ध्यान रखना, क्यों? तो आपको ध्यान रहे कि 24 जनवरी 1950 को जब अंतिम बैठक हुई थी भारतीय संविधान सभा की, तो उस समय भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो ऐसे में राष्ट्रपति का चुनाव संसद या विधानसभाओं के सदस्य करते हैं, तो विधानसभाएं तो नहीं है, संसद के रूप में काम कर रही है संविधान सभा, तो संविधान सभा के द्वारा ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किया गया था। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई भूमि सुधार के लिए, कब? 1951 में। 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 यानी कि जो 52वां अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 राजीव गांधी सरकार के द्वारा दल बदल कानून के लिए जोड़ी गई थी। दल बदल कानून के लिए आपको मैं याद दिला दूं, शायद आपने पढ़ा भी होगा कहीं न कहीं कि 1980 के दशक के अंदर हरियाणा के एक एमएलए थे जिसका नाम था गयाराम। उसने 24 घंटे के अंतर्गत ही 4 पार्टियां बदली थी। कभी कांग्रेस में आए, कभी जनता दल में जाए, कभी कांग्रेस में आए, कभी कम्युनिस्ट पार्टियों में जाए। तो इस प्रकार से तो कभी आ रहा है, कभी जा रहा है। तो 1980 के दशक की जो राजनीति है वो आयाराम गयाराम की राजनीति के नाम से भी जानी जाती है। तो इस प्रकार से राजीव गांधी को राजनीति का इतना ज्ञान था नहीं, और आपको पता होना चाहिए कि 1985 के अंतर्गत जब चुनाव हुए थे तो राजीव गांधी को बहुत बहुमत मिला था। 414 सीटें मिली थी लोकसभा के चुनाव में। पहले 412 थी, बाद में 2 और जीत करके आए, तो कुल 414 हो गई थी। लेकिन फिर भी उनको भय था कि कोई सदस्य
सांसद पार्टी ना बदल ले, इस कारण से उन्होंने 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा दल बदल कानून लाया गया। इसके अंतर्गत एक 2/3 सदस्य, पहले तो ऐसे था कि 2/3 सदस्य जब पार्टी से अलग होंगे तो ही दल बदल कानून लागू होता है उनके ऊपर, इससे कम संख्या में होगा दल बदल कानून लागू होगा। ध्यान रखना, थोड़ा सा त्रुटि हो गई है, 2/3 से कम में होंगे तो दल बदल कानून लागू होगा, उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी, और 2/3 ज्यादा होंगे तो दल बदल नहीं माना जाएगा। तो ऐसे में 2/3 बहुत ज्यादा होते हैं, इतने लोग तो बदल नहीं सकते पार्टी, तो इस कारण से दल बदल कानून लाया गया था। उस समय की व्यवहारिक परिस्थितियों को देख करके, ध्यान रखना, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल कानून जोड़ा गया 10वीं अनुसूची में, इस बात को ध्यान रखना है। 11वीं अनुसूची की बात करें अब हम, 11वीं अनुसूची यह 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा यह प्रभावी कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। ध्यान रखना, पंचायती राज अधिनियम, इसको क्या कहते हैं? पंचायती राज कानून, यह जोड़ा गया 1992 में। अधिनियम 92 का लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। इस कारण से 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, किसको लेकर के? पंचायती राज को लेकर के। इसी के तहत ही मैंने आपको संविधान वाले भाग में बताया था कि भाग 9 जोड़ा गया, और इसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, अब ये भी बताया हमने। और इसके तहत अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक अनुच्छेद जोड़े गए, 243 ओ तक, और इसके अंतर्गत इन सभी को 29 विषय दिए गए कानून बनाने के लिए, 29 विषय। और इसका बात का ध्यान रखना है कि राजस्थान में इन 29 विषयों में से राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं को 23 विषय प्राप्त हैं कानून बनाने के लिए। ये सारे के सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भाग 9 जोड़ा गया पुणे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, पंचायती राज प्रावधान, और अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक जोड़े गए, और इन सभी संस्थाओं को 29 विषय दिए गए। राजस्थान में इन संस्थाओं को, जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, 3 स्तर पर, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद यानी जिला पंचायत, इन सभी संस्थाओं को 23 विषय प्राप्त है वर्तमान में राजस्थान में। तो ये 11वीं अनुसूची के तहत जोड़ी गई। अब 12वीं अनुसूची की बात करें तो 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 1 जून 1993 को लागू हुआ था, और 1992 अधिनियम के द्वारा यह 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 12वीं अनुसूची के तहत नगर पालिका संस्थाओं का गठन किया गया था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिकाएं के लिए जोड़ा गया था। इसके तहत मैं आपको याद दिला दूं, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, ऐसा ही ध्यान रखना, भाग 9A जोड़ा गया, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, और अनुच्छेद 243P से लेकर के अनुच्छेद 243ZG तक अनुच्छेद जोड़े गए, और इसके अंतर्गत 18 विषय कानून बनाने के लिए दिए गए इन सभी संस्थाओं को। तो इस प्रकार ध्यान रखना, एक तो हमने पहले बताया 6 स्पोर्ट्स के माध्यम से ध्यान रखने, और 7वीं को आप एक रिदम में एक विशेष प्रकार के कॉन्सेप्ट के द्वारा याद रखना है कि 7वीं में विषयों का विभाजन है यानी शक्तियों का विभाजन है, 8वीं में भाषाएं हैं, पहले 14 थी वर्तमान में 22 हैं, और 9वीं में पहला भूमि सुधार अधिनियम जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन के द्वारा, 10वीं में दल बदल जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा, 11वीं में पंचायती राज जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका संस्थाओं जोड़ी गई भारतीय संविधान में, और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और जो भी सुझाव होगा आपका सहज दिल से स्वीकार होगा। और प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।